बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शादी के फौरन बाद हामला हो गई, लेकिन इस दौरान मैं खौफजदा और बेचैन थी क्योंकि मेरा शौहर बाप नहीं बन सकता था। जब शौहर को इस बात का पता चला तो उसने मुझे तलाक देने की धमकी दी, लेकिन मेरे ससुर ने उसे रोका और कहा, जब तक मेरी बहू बच्चा नहीं जन्म देती इसे घर से नहीं निकालना। वो ये भी कह रहे थे कि बच्चे का चेहरा जाहिर करेगा कि वो किसका है। 9 माह बाद जब बच्चे की पैदाइश हुई तो मेरी दुनिया लरस गई, क्योंकि वो बच्चा दरअसल मेरा नाम हानिया है। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों ने मेरे लाड प्यार उठाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज और मेरी एक एक ख्वाहिश को वो अपने ऊपर लाजिम कर लेते थे। अब्बू ज़ईफ हो चुके थे, मैं अपने 5 भाइयों से छोटी थी, इसीलिए सबकी लाडली भी थी। मेरे 4 भाई शादीशुदा थे और एक भाई भी गैर शादीशुदा था और यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल कर रहा था। मैं एफएससी की स्टूडेंट थी। उन्हीं दिनों भाई को यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आ गई। घर वालों से भाई ने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। किसी को भी छोटे भाई अहमद की उस लड़की के साथ शादी पर कोई एतराज नहीं था। अब्बू ने उस लड़की के बारे में मालूमात ली तो पता चला कि वो अब्बू के एक क्लास फेलो की बेटी है, जो कि काफी अरसे पहले लंदन शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब अपनी फैमिली समेत वापस पाकिस्तान आ गए हैं। अब्बू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि उनका बेटा उनके पुराने दोस्त की बेटी को पसंद करता है, जो कि अब्बू के बचपन के दोस्त थे। लेकिन पाकिस्तान वापस आने के बाद वो एक दफा भी अब्बू से नहीं मिले थे। जिस दिन अब्बू को यह बात मालूम हुई उससे अगले दिन ही अब्बू बड़े भाई के साथ अपने दोस्त के घर गए थे। घर वालों को भी वो लड़की बहुत पसंद आई। हुमैरा बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ लंदन में रहकर भी बहुत सलीकामंद और सुलझी हुई लड़की थी। इसी वजह से अब्बू ने अपने दोस्त हशमत अंकल से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। हशमत अंकल को इस रिश्ते पर कोई एतराज तो न था, हालांकि वो काफी अमीर कबीर थे, उनकी अपनी कई फैक्ट्रियां थी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ इसलिए रिश्ता तय कर दिया क्योंकि हशमत अंकल और मेरे अब्बू बहुत गहरे दोस्त थे और काफी अरसे के बाद वो अब्बू से मिले थे, इसीलिए अपनी दोस्ती को हमेशा बरकरार रखना चाहते थे। और चूंकि मेरा भाई अहमद हुमैरा को पसंद भी था, इसी वजह से रिश्ते में कोई मसला पेश नहीं आया था। हशमत अंकल के 2 ही बच्चे थे, बेटी हुमैरा और बेटा अफान। आखिरकार अहमद भाई और हुमैरा की शादी तय कर दी गई। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोशो खरोश से हो रही थी कि एक दिन हशमत अंकल की पूरी फैमिली हमारे घर आ गई। अंकल हशमत, आंटी, हुमैरा और उनका बेटा अफान था। मैं उनकी यूं अचानक आने पर बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, लेकिन अंकल हशमत ने अब्बू से जो बात की उसे सुनकर तो मेरे पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। अंकल अब्बू से कह रहे थे कि वो अपने बेटे अफान की शादी मुझसे करना चाहते हैं। अब्बू बिल्कुल खामोश हो गए थे और भाई भी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और घर वाले अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब वो हशमत अंकल को जवाब नहीं दे सकते थे। सब घर वाले ही सोच में पड़ गए थे। हशमत अंकल की फैमिली से 1-2 दिन के लिए सोचने का टाइम मांग लिया। बड़े भाई कह रहे थे कि अभी हम हानिया की शादी नहीं कर सकते, आप हशमत अंकल को बोल दें कि अभी मंगनी की रस्म कर लेते हैं। अहमद की शादी अभी कर देते हैं, जबकि हानिया की शादी 2-3 साल बाद कर देंगे। लेकिन हशमत अंकल इस बात पर राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो अहमद और हुमैरा के साथ ही मेरी और अफान की शादी भी करना चाहते हैं। अब अब्बू अपनी दोस्ती का मान रखना चाहते थे, और वैसे भी हशमत अंकल ने अपनी बेटी का रिश्ता देते हुए एक दफा भी नहीं सोचा था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में अपनी बेटी को ब्याह रहा हूं। उन्होंने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई अहमद से कर दिया था। इसी वजह से मेरे अब्बू भी अब इनकार नहीं कर सके और भाई की शादी के साथ ही मेरी शादी की भी डेट फिक्स कर दी गई। एक दिन पहले भाई की शादी थी और अगले दिन ही मेरी शादी रखी गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, क्योंकि मैं अभी पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन यहां ना मेरी जिद चल सकी और ना मेरा लाड प्यार काम आया। मैंने बहुत दफा अम्मी, अब्बू और भाइयों से कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन सब लोग ही मुझे समझा रहे थे कि गुड़िया, एक ना एक दिन तो शादी करके तुम्हें यहां से जाना ही था। रिश्ता बहुत अच्छा है, अफान भी पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नौजवान है और इतनी बड़ी जायदाद का अकेला वारिस है। तुम शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारोगी। हम चाहकर भी तुम्हें ऐसा रिश्ता ढूंढ कर नहीं दे सकते। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। अभी मेरे एफएससी भी मुकम्मल नहीं हुई थी और मेरी शादी अफान से कर दी गई। हुमैरा मेरी भाभी बनकर हमारे घर में आ गई थी, जबकि मैं हशमत अंकल की इकलौते वारिस की बीवी बन गई थी। लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर वो खुशी और एहसास नहीं था जो एक नई नवेली दुल्हन के अंदर होता है। लेकिन फिर भी मुझे ये रिश्ता हर हाल में निभाना था और अफान में कोई कमी भी ना थी। वो बेहद खूबसूरत और डिसेंट पर्सनैलिटी वाला शख्स था। उसकी शख्सियत में ऐसी दिलकशी थी जो महज ज़ाहिरी हुस्न से कहीं बढ़कर थी।
जब वो बोलता तो आवाज में एक ठहरी हुई नरमी और गूंजदार वकार होता, जैसे हर लफ्ज तराशा हुआ हो। उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा था, मगर उसका एतमाद उसके मलबूसात से ज्यादा नुमाया था। वो ऐसे माहौल में पला बढ़ा था जहां आसाइश आम थी, मगर उसकी आंखों में एक अधूरा सा ख्वाब भी जलता था, जैसे दौलत के बावजूद कोई कमी हो। पहले दिन इरफान को देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं जो पहले शादी के लिए राजी नहीं थी, अब अपना इतना खूबसूरत और पर्सनैलिटेड शौहर देखकर मैं खुश हो गई थी। एक दो दफा अफान हमारे घर आया था, लेकिन मैं उसे एक दफा भी नहीं मिल सकी थी। हम दोनों की मुकम्मल तौर पर अरेंज मैरिज थी। मैं दुल्हन बनी उस सजे धजे कमरे में बैठी थी और काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अफान अभी तक कमरे में नहीं आया था। काफी रात गुजरने के बाद किसी ने दरवाजा बजाया। मैं जो इतनी देर इरफान का इंतजार करने के बाद चेंज करके लेटी ही थी, एकदम से उठ बैठी। ये अफान ही था। मैं उसे देखते ही जरा दुरुस्त होकर बैठी थी। तभी वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठा और बोला, देखो हानिया, मैं शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये तो बाबा जान की ख्वाहिश थी कि वो अपने दोस्त की बेटी को बहू बनाकर लाए। सिर्फ इसी वजह से मैं राजी हो गया था, नहीं तो मैं भी शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, अफान, मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की खुशी के लिए ही मैंने ये शादी की है। अब शादी हो गई है, हम दोनों को ही निभानी पड़ेगी। तभी अफान बोला, मैं जानता हूं और हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाना जानता हूं। तुम फिक्र नहीं करो, मेरी तरफ से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी में सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं है। तुम कोई भी ऐसा सवाल मुझसे नहीं करोगी जिसका मैं तुम्हें जवाब न दे सकूं। उसकी इस बात पर मैं बहुत हैरान हुई थी कि ये कैसी बातें कर रहा है। तभी मैंने उससे कहा, हम जिंदगी में सिर्फ मियाँ बीवी बन के जिंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि अच्छे दोस्त बनकर एक साथ रहेंगे। अफान बिल्कुल खामोश था, लेकिन मैं सच में अफान के साथ सबसे पहले दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहती थी, ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। क्योंकि जब अचानक से हम किसी दूसरे की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं तो उसे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब रिश्ता मियाँ बीवी के साथ साथ दोस्ती का भी हो तो एक दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाता है। मैं यही सब कुछ चाहती थी, लेकिन अफान की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। खैर, ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अफान का रवैया मेरे साथ काफी खुशगवार था। हशमत अंकल और आंटी भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे माँ बाप और भाइयों ने मेरी शादी का फैसला करके बहुत अच्छा किया है। शायद अगर मैं शादी में थोड़ी लेट हो जाती तो मुझे इतना अच्छा खानदान न मिलता जितना कि हशमत अंकल का है, और अफान जैसा शौहर भी ना मिलता। अफान मुझ पर जान छिड़कता था। एक दिन मैं और अफान दोनों रात के वक्त आइसक्रीम खाने गए तो वहां एक जोड़ी आई हुई थी जिनके साथ एक छोटा सा बच्चा था। मैं अफान से बोली, अफान, देखिए वो कितना प्यारा बच्चा है। अफान ने इस बात में सर हिला दिया। तभी मैं बोली, वो दिन हमारे लिए कितनी खुशी का होगा जब हमारा भी कोई बच्चा होगा, फिर हम भी वालिदैन बन जाएंगे। मेरी ये बात सुनते ही न जाने क्यों अफान को ताहत गुस्सा आ गया था। वो खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, क्या तुम मेरे साथ बोर हो जाती हो? आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करना। अफान की ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई थी। हालांकि मैंने तो यही सुना था कि शादी के बाद हर मियाँ बीवी की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद हो जाए, लेकिन अफान वो बच्चे के नाम पर यूं तैश में आ गए थे जैसे मैंने कोई बहुत बुरी बात कर दी हो। उसी टाइम अफान भागते हुए गाड़ी की तरफ गए थे। मैं भी पीछे पीछे ही आ गई थी। तभी मैं बोली, ठीक है अफान, अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं बहुत रोई थी, न जाने क्यों। अफान का ये रवैया मेरे लिए बहुत अजीब था। अब हर रोज मुझे ये परेशानी रहती कि अफान बच्चा क्यों नहीं चाहते, हालांकि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, और आज तक कभी भी मेरी सास और ससुर ने भी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी कि उन्हें अफान की औलाद चाहिए। लेकिन अभी शादी को सिर्फ 4 महीने ही गुजरे थे, इसीलिए मुझे कोई इतनी ज्यादा जल्दी भी नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ अहमद भाई और हुमैरा के यहाँ खुशखबरी थी। मैं भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई थी। अफान को भी मैंने ये खबर सुनाई। अफान भी बहुत खुश हुए थे। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी कि जब मैंने अफान से अपने और अफान के बच्चे के मुतालिक बात की तो उन्हें गुस्सा आ गया था, जबकि हुमैरा और अहमद भाई का सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। ये खुशखबरी सुनते ही मैंने अफान से बात की कि मैं कुछ दिन के लिए अम्मी अब्बू के घर रहना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त अफान का ये रवैया मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन था। अफान ने मुझे मेरे घर जाने की इजाजत दे दी थी और मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दिया। हमारे घर में सब लोग ही बहुत खुश थे। मैं भी भाई भाभी की इस खुशी पर खुश थी, लेकिन अफान का रवैया मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। मैं काफी दिन तक वहीं पर रही। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी खाला अपने बेटे के साथ हमारे घर आई थी
उन्हें हमारे शहर में कोई काम था जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन के लिए वहां रुकना पड़ा। इतने दिनों में अफान ने ना तो मुझसे कोई राब्ता किया और ना ही मुझे लेने आए थे। अम्मी अबू मुझसे बार बार पूछते थे कि पहले तो कभी तुम इतने दिन नहीं रही, लेकिन अफान तुम्हें लेने क्यों नहीं आ रहा। मैं उनसे ये बात कहकर टाल देती थी कि मैं खुद अफान से कहकर आई हूं कि मैं कुछ दिन रहकर आऊंगी। एक दिन मैं अपनी खाला की बेटी के साथ लॉन में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक से अफान आ गए। मुझे यूं उमैर के साथ बैठा देखकर उन्हें बेहद गुस्सा आया था। उमैर अफान को देखकर अंदर चला गया था। तभी अफान मेरे पास आकर बैठे और बोले, कौन है ये लड़का जिससे यूं अकेली बैठी कोई बहुत अहम मसले पर बात कर रही थी। तभी मैंने जवाब दिया, ये मेरा कजन था। अफान ने जवाब दिया, कजन्स के साथ इतना बेतकल्लुफ होते मैंने किसी को नहीं देखा। अफान की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। तभी मैंने जवाब दिया, क्या हो गया अफान आपको? वो मेरी सगी खाला का बेटा है और हम लोग पहले भी इस तरह एक दूसरे से फ्रैंक ही होते हैं। उमैर भाई बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह समझते हैं। तभी अफान को बहुत गुस्सा आया और बोले, तुम घर चल रही हो या नहीं? वैसे भी तुम्हारा यहां से अब जाने को दिल कहां कर रहा होगा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन मैं ये बात बढ़ाकर अपने घर वालों तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर उमैर भाई या खाला को इस मुतालिक पता चल जाता तो न जाने वो क्या सोचते। यही सोचते हुए मैं जल्दी से तैयार हुई और अम्मी अबू से इजाजत लेकर अफान के साथ घर आ गई थी। लेकिन अफान का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। न जाने क्यों एकदम से वो इतने ज्यादा बदल गए थे। लेकिन अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मेरा सर चकराने लगा। मैंने अफान से इस मुतालिक बात की। वो मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद मुझे और अफान को कमरे में बुलाया तो उसने बताया कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये बात सुनते ही अफान के सर पर तो जैसे कोई धमाका हुआ था। उन्होंने मुझे अस्पताल में छोड़ा और खुद गाड़ी लेकर घर आ गए थे। उनके इस अमल से आज न जाने क्यों मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि जब अपनी बहन के बच्चे के बारे में सुना तो इतने खुश हुए थे, और जब इन्हें खुद ये खबर मिली कि ये भी बाप बनने वाले हैं तो इस तरह मुझे अकेला अस्पताल में छोड़कर भाग गए। मैंने आज तय कर लिया था कि मैं आज उनसे जरूर पूछूंगी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद अफान के इस रद्द अमल पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ऑटो के जरिए मैं घर पहुंची। अभी मैं दरवाजे पर ही थी कि मुझे अंदर से अफान के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो हशमत अंकल से बहस कर रहे थे। मैंने कहा था ना बाबा, मैं शादी नहीं करूंगा, अब देख लें उसका अंजाम। वो मां बनने वाली है, मैं ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी हशमत अंकल बोले, इत्मीनान से बैठकर बात करो। अफान, अगर ऐसा करोगे तो हानिया को शक हो जाएगा। अफान बोले, मैं भी चाहता हूं कि उसको पता चले कि वो जो मुझे धोखा दे रही थी और किसी और के बच्चे को मेरा नाम देकर अपनी इज्जत बनाना चाह रही है, मैं उसके इस गुनाह पर पर्दा नहीं डाल सकता। अब मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो इस घर में नहीं रहेगी। मैं जानता हूं कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसका है। मैं हैरानगी से हक्का बक्का हशमत अंकल और अफान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इन दोनों के दरमियान ये चल क्या रहा है। अफान मेरी मां बनने पर तैश में आ गया है, जबकि अंकल कोई बात मुझसे छुपाना चाह रहे। आखिर माजरा क्या है? तभी मैं अंदर गई थी और बोली, अफान, लोग तो अपनी औलाद के बारे में सुनकर खुश होते हैं, और आपको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? और मुझे हैरानगी हो रही है कि आप कैसे बाप हैं, अपनी ही औलाद को गुनाह बोल रहे हैं। तभी अफान उंगली का इशारा करते हुए बोले थे, एक लफ्ज भी आगे नहीं बोलना, वो मेरी औलाद नहीं है। मैं नहीं जानता किसका खून तुम्हारे पेट में पल रहा है। अफान के ये अल्फाज सुनकर तो मुझ पर जैसे कोई धमाका हुआ था। मैं हक्का बक्का अफान की तरफ देख रही थी कि ये बोल क्या रहे हैं। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ी और बौखलाए हुए लहजे में बोली, अफान, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये बच्चा आपका है। तभी अफान ने जवाब दिया, बस अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से ना निकालना। नहीं है ये मेरा बच्चा। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकलो। मैं ऐसी औरत को अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ अपने घर, जहां से एक गुनाह का बोझ उठाकर तुम मेरे घर आई थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी कि अफान, मेरा यकीन करें, ये बच्चा आपका है। आप तो जानते हैं कि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। लेकिन अफान मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। न जाने क्यों वो मुझ पर इतना ज्यादा शक कर रहे थे। मेरा दिल घबरा रहा था। अफान घर से बाहर जा चुके थे, लेकिन मेरा रो रो कर बुरा हाल था। हशमत अंकल और आंटी वो भी बिल्कुल खामोश थे, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। तभी मैं आंटी के करीब गई और बोली, आंटी, आप अफान को समझाए ना, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आंटी वहां से उठी और बोली, वो जो कह रहा है सच ही कह रहा है। ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन हम तुम्हें यूं भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हें घर से निकाल दिया, हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। तभी मैं अंकल के करीब गई और बोली,
अंकल, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूं। मेरी जिंदगी में अफान के अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर अफान मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अंकल भी बिल्कुल खामोश थे। उनकी तरफ से खामोशी मुझे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। मुसलसल 2 दिन से अफान घर नहीं आए थे, लेकिन मेरा दिल अजीब तरीके से बेचैन था। 2 दिन के बाद अफान जब घर वापस लौटे, मैं अपने कमरे में थी। मुझे देखते ही वो दोबारा से आग बगोला हो गए थे। मुझे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले आए। गेट से बाहर धकेलते हुए बोले, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना और रहना अपने भाइयों के घर ही, जिन्होंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। मैं मिन्नत समाजत कर रही थी। प्लीज अफान, दरवाजा खोलें, मेरा यकीन करें। अफान, ये बच्चा आपका है। तभी हशमत अंकल ने दरवाजा खोला था और मुझे अंदर ले गए। अफान और आंटी भी वहीं हॉल में बैठे थे। तभी हशमत अंकल बोले, हानिया, हम लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई कि अफान कभी बाप नहीं बन सकता। और अफान तो तुम्हारे साथ रिश्ते के लिए राजी भी नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करे, क्योंकि इसके अंदर बाप बनने की सलाहियत नहीं है। हमारे बार बार इसरार करने पर ये शादी के लिए राजी हुआ था, क्योंकि ये जानता था कि ये कभी बाप नहीं बन सकता। लेकिन ये हम दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि हम अपनी बहू को घर ले आए। मगर ये बात हमने तुमसे छुपा ली थी। लेकिन अब अचानक से तुम हामला हो गई हो, तो ये बात ना सिर्फ अफान के लिए बल्कि हमारे लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी का बायस है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अफान तो बाप बनने के काबिल ही नहीं था। अंकल की ये बात सुनने की देर थी कि मुझ पर गोया कोई पहाड़ गिरा दिया गया हो। तभी मैं बोली, अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपका बेटा बाप नहीं बन सकता था और ये इस काबिल नहीं था, तो फिर आपने क्यों मेरे साथ इसकी शादी की? धोखा दिया आपने मुझे और मेरी फैमिली को। तभी अफान मेरी तरफ बढ़े और मुझे पीटने की हद तक आ पहुंचे थे और वो बोले, जितना बड़ा धोखा तुमने किया, उतना बड़ा धोखा तो नहीं किया हम लोगों ने। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई हो और अब ये गंदगी का ढेर मेरे खाते में लिखवाना चाहती हो। मैं बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी, मैं किस तरह तुम्हें यकीन दिलवाऊं कि मेरा तुम्हारे अलावा किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं था। तभी हशमत अंकल बोले, देखो अफान, यूं हानिया को घर से निकाल देना कोई बहादुरी नहीं है। तुम जानते नहीं हो लोग किस तरह की बातें बनाएंगे। हमारी इज्जत पर हर्फ आएगा। अफान रोने की हद तक परेशान था। तभी हशमत अंकल की तरफ देखता हुआ बोला, तो फिर बाबा मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर पर बर्दाश्त कर सकता हूं, जबकि मैं ये जानता हूं कि इसके वजूद में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है। तो ये सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त करूं? तभी हशमत अंकल बोले, जब तक मेरी बहू बच्चा नहीं जन्म देती, तुम इसे घर से नहीं निकाल सकते। इसको उस वक्त तक इसी घर में रहना होगा जब तक ये बच्चा नहीं जन्म दे लेती। बच्चे का चेहरा जाहिर करेगा कि वो किसका है। अंकल की इस बात से मैं और भी ज्यादा खौफजदा हो गई थी। अगर अफान सच में बाप नहीं बन सकता, तो फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी? क्योंकि इस मुतालिक मैं भी नहीं जानती थी। कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने कमरे में सारा दिन बंद रहती थी। अफान मेरे कमरे में आना तो दूर की बात, मेरे सामने भी आना पसंद नहीं करते थे। वो मुझसे बेहद नफरत करने लगे थे। उनकी नफरत मुझे अंदर तक जला कर रख देती थी। लेकिन जिस तरह टाइम गुजर रहा था, उसी तरह अफान की नफरत में भी इजाफा होता जा रहा था। जब कहीं मेरा उनके सामने टकराव हो जाता, तो वो गुस्से से लाल पीले होते वहां से भाग निकलते थे और बार बार नौकरों से यही कहते थे कि इसे कहो कि मेरे सामने मत आया करे, ये सिर्फ अपने कमरे में बंद रहे और बाहर ना निकले, क्योंकि इसके गंदे वजूद से मुझे घिन आती है। उसकी ये बातें मुझे अंदर तक दुखी कर देती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने इस मुतालिक अपने मैके में किसी को नहीं बताया था। मेरे भाई अहमद और हुमैरा भाभी के यहाँ एक बहुत प्यारी और खूबसूरत बच्ची ने जन्म लिया था। मेरे मैके में सब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन मैं उस कदर ही दुखी थी। मैके में सब लोग जानते थे कि मैं मां बनने वाली हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैके में भी आना जाना बहुत कम था और वो इस मुतालिक जानते भी नहीं थे। मैं उन्हें बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से खामोशी इख्तियार कर ली थी। ऐसे ही टाइम गुजर रहा था। घर के एक भी फर्द का रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर नहीं था, सिवाय हशमत अंकल के। एक हशमत अंकल थे जिनको मेरी सेहत और मेरी परेशानी का ख्याल था। जब कभी मैं तन्हा हॉल में बैठी होती, वो मेरे करीब आकर बैठ जाते और बोलते, तुम परेशान ना हो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तुम्हारे इस तरह परेशान होने से इस बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए खुश रहा करो। लेकिन अंकल की इस बात से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी कि जब सब लोग ही मुझे गुनहगार समझते हैं, तो अंकल का रवैया मेरे साथ इतना नरम क्यों है? मैं नहीं जानती थी कि अंकल के दिल में क्या बात चल रही है। टाइम गुजरता रहा। देखते ही देखते मेरी हालत तब्दील होने लगी थी। लेकिन अफान मुझे देखते ही खा जाने वाली नजरों से देखते थे और 100 बाल उनके माथे पर पड़ते थे। 9 माह के बाद जब बच्ची की पैदाइश का टाइम आया,
मुझे अस्पताल ले जाया गया। हशमत अंकल के अलावा कोई भी मेरे साथ नहीं गया था, ना ही आंटी और ना ही अफ़ान। अफ़ान को तो इस चीज़ से कोई गर्ज ना थी। वो तो चाहते थे कि जैसे ही बच्चा पैदा हो और वो मुझे तलाक दे दे। मैं उस दिन भी अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग कर गई थी कि या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर हो वो करना। या अल्लाह, आप जानते हैं कि मैंने आज तक कभी कोई बुरा काम नहीं किया, आप इंसाफ कर दें। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। नर्स ने जैसे ही मुझे ये खुशखबरी सुनाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि कैसी किस्मत लेकर ये बच्चा पैदा हुआ है। इसका बाप इसे अपनी औलाद मानने के लिए तैयार नहीं। मैं खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी नर्स ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, क्या बात है, कई औरतें मैंने यहां देखी हैं जो बेटी पैदा होने पर रोने लग जाती हैं। आपको तो अल्लाह ताला ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा है, आपके तो ससुराल वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मैं उसे नहीं बता सकती थी कि यह ऐसा बदनसीब बेटा है कि इसके बाप को लगता है कि ये उसकी औलाद नहीं है। कैसे मैं अकेले अपनी बेटी की परवरिश करूंगी, कैसे जिंदगी गुजारूंगी? या लोगों के ताने और बातें हमेशा के लिए इसका मुकद्दर बन जाएंगी। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस नर्स से कहूं कि मुझे और मेरे बेटे दोनों को जहर का टीका लगाकर मार दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। एक माँ थी, एक माँ होने के नाते अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, और खुद भी हराम मौत नहीं मर सकती थी, क्योंकि खुदकुशी अल्लाह ताला ने हराम करार दी है। इसीलिए अपने दिल को दिलासा दिया और आज अपने दिल में हिम्मत पैदा कर ली थी कि अगर अभी भी अफ़ान मेरे बच्चे को तस्लीम नहीं करेगा तो मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, अकेले उसकी परवरिश करूंगी। लेकिन आज के बाद अफ़ान मुझ पर और मेरे किरदार पर यूं उंगली उठाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अफ़ान को यह खबर मिल चुकी थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, वो फिर भी अस्पताल नहीं आया था, जबकि हशमत अंकल ने मेरे बेटे को अपने हाथों में उठाया हुआ था। तभी मेरे करीब बेंच पर आकर बैठे और बोले, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि अफ़ान कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन ये बच्चा हमारे ही खानदान का खून है। मैं हैरानगी से हशमत अंकल की तरफ देखने लगी और बोली, जब आप खुद कह रहे हैं कि अफ़ान कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा कैसे आपका खून हो सकता है? हशमत अंकल ने जवाब दिया, बस कुछ बातें राजी रहें तो बेहतर होती हैं। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगले ही दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं जैसे ही घर पहुंची तो अफ़ान टीवी लाउंज में बैठे टीवी पर कोई शो देख रहे थे। उन्हें परवाही नहीं थी कि हम लोग घर आ गए। तभी हशमत अंकल अफ़ान के पास गए और बोले, देखो तो सही, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल हमारे खानदान जैसा है। और तुम क्यों फिक्रमंद होते हो? कोई ये नहीं कहेगा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। अफ़ान हशमत अंकल की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन लोगों की कहने या ना कहने से क्या होगा? मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। मैं किसी के खून को अपने घर में पलता हुआ नहीं देख सकता। तभी हशमत अंकल ने जवाब दिया, तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? ये किसी का खून नहीं है। तभी अफ़ान बोला, लेकिन ये मेरा भी तो खून नहीं है। हशमत अंकल ने जवाब दिया, बस अफ़ान, खामोश, अब एक लफ्ज आके न बोलना। हानिया और ये बच्चा इसी घर में रहेगा और इसी घर में पलेगा। तभी अफ़ान ने जवाब दिया, ठीक है, फिर अगर हानिया और ये बच्चा इस घर में रहेगा तो फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तभी मैं आगे बढ़ी और बोली, अफ़ान, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में रहो, मैं अपने बच्चे की अकेले परवरिश कर सकती हूँ। मैं इसे लेकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन याद रखना, तुम जो मेरे पाक दामन पर यह घटिया इल्जाम लगा रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी अफ़ान ने जवाब दिया, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, यही हकीकत है। यकीन नहीं आता तुम्हें? इतनी बात कहते ही अफ़ान कमरे की तरफ गए थे और मैं वहीं सोफे पर बेसुध होकर बैठ गई थी। अपने बच्चे को टिकटिकी बांधे देख रही थी, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल हशमत अंकल के खानदान जैसी थी। तो फिर न जाने क्यों अफ़ान ये बात मानने के लिए तैयार न था, और मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब वो बाप नहीं बन सकता था तो फिर मेरी औलाद कैसे हो गई। मैं अजीब कश्मकश में फंस कर रह गई थी, और अफ़ान का रवैया वो मुझे और भी ज्यादा परेशान करता था। हशमत अंकल मेरी बात मान रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी औलाद थी और एक तरफ अफ़ान का बिगड़ता रवैया, जो इस तरह आग बगोला हो जाता। उसके लहजे में सच्चाई नजर आती थी कि वो सच में बाप नहीं बन सकता, जबकि मेरा बेटा बिल्कुल हशमत अंकल की कॉपी था। अभी मैं यही सोच रही थी कि इतनी देर में अफ़ान एक फाइल लेकर कमरे से बाहर आए थे। फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये देखो, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। मुझे बचपन में एक एक्सीडेंट में शदीद किस्म की चोटें लगी थी। इसी वजह से डॉक्टर्स ने यह इंकशाफ किया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं हैरानगी से कभी हशमत अंकल और कभी अफ़ान के चेहरे की तरफ देख रही थी कि यह अफ़ान क्या कह रहा है। तभी हशमत अंकल ने इस बात में सर हिलाया और बोले,
अफान जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज से 20 साल पहले जब अफान 8 साल का था, स्कूल से आते वक्त इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इसकी रीढ़ की हड्डी और पीठ में बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। वो चोटें तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने जो इंकशाफ किया वो सुनकर हम सब लोग ही परेशान हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि अफान के तौलीदी निज़ाम पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी भर बाप नहीं बन सकता। उसके बाद इसके डॉक्टर से बहुत दफ़ा रिपोर्ट्स करवाई कि क्या पता कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन हर दफ़ा रिपोर्ट्स वैसी ही होती थी। इसी वजह से तो अफान शादी के लिए भी राजी ना था। ये बात सुनते ही मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अगर अफान कभी बाप नहीं बन सकता तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया। अभी भी मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अफान और हशमत अंकल मुझे इस घर में रखना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैंने अपना सारा सामान बांध लिया था कि अब यहां मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। तभी हशमत अंकल मेरे कमरे में आए और बोले, देखो हानिया, तुम यूं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। हम सब ये जानते हैं कि अफान कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन इस बच्चे का चेहरा चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि यह हमारे खानदान का खून है। इसीलिए मैं इसे इस घर से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें इस बच्चे के साथ हमेशा यहीं पर रहना होगा। तभी मैं बोली, लेकिन अंकल मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। जब ये बच्चा अफान का नहीं है, उस वक्त न जाने क्यों मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि न जाने ये बच्चा किसका गंदा खून है और मैं कैसे सारी उम्र इसे अपने साथ बांधे रखूंगी। एक एहसास हमेशा मुझे सताता रहेगा, लेकिन माँ होना इसे मार भी नहीं सकती। बेशक ये अफान का बेटा ना सही, लेकिन ये मेरी तो औलाद है, इसीलिए मैं अकेले ही रहकर इसकी परवरिश करूंगी। इतनी बात कहते ही मैं अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली गई थी। सब लोग ही मुझे यूं अचानक देखकर परेशान थे। तभी अहमद भाई बोले, हानिया, अभी सिर्फ 2 दिन का तुम्हारा बेटा है और तुम यूं यहां आ गई हो, क्या बात है? मैं कुछ भी भाई और भाभी को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं लाना चाहती थी जैसा मेरी जिंदगी में आ गया था। मैं उन दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती थी। अफान ने अभी तक हुमैरा भाभी से कोई बात नहीं की थी और मेरे लिए यही बात काफ़ी थी। तभी मैंने भाई से ये बहाना कर दिया कि मैं कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ। भाई और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं हैरान थी कि हुमैरा भाभी मेरे बच्चे के साथ बहुत मोहब्बत करती थी। शायद वो ये बात नहीं जानती थी कि उनका भाई अफान कभी बाप नहीं बन सकता। अब ये परेशानी मुझे अंदर से खाई जा रही थी कि वो रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। जब अफान कभी बाप ही नहीं बन सकता था तो मेरे यहाँ औलाद कैसे हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरा बच्चा सारा सारा दिन रोता रहता। हुमैरा भाभी उसे दूध पिलाती और उसका ख्याल रखती थी। मुझे तो जैसे उसकी परवाह ही नहीं रही थी। एक माँ होने के नाते भी मैं अपनी औलाद को देखना गवारा नहीं करती थी। मुझे उससे गंदगी की बू आने लगी थी और अपने वजूद से भी मुझे घिन महसूस होने लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मेरा बेटा, जिसका नाम मेरे भाई और भाभी ने हन्नान रखा था, इंतहा का खूबसूरत था। अब भाई और भाभी लोगों के साथ साथ तमाम रिश्तेदार ये बात जान चुके थे कि अफान ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मुझे अपनी हैसियत 2 कौड़ी की नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे सब लोग ही मुझे अजीब नजरों से देख रहे हों। मेरा किरदार बेहद गंदा हो चुका था। मैं जितना मर्जी उसे साफ करने का सोच लेती, लेकिन अब कभी दोबारा से मेरा दामन वैसा नहीं हो सकता था जैसा पहले था। किरदार पर लगा दाग कभी नहीं धुलता, ये बात मैं जान गई थी। बेशक मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती, 100 सलात की पाबंद थी, लेकिन फिर भी हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता था, जैसे मैंने बच्चा पैदा करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। और सच में अब लोगों के साथ साथ मुझे भी खुद से नफरत होने लगी थी। दिल चाहता था कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर यही बात सोच लेती थी कि खुदकुशी तो हराम मौत है और मैं हराम मौत कभी नहीं मरूंगी। पहले ही न जाने जिंदगी में कौन कौन से गुनाह हो गए हैं। अब मजीद गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती। मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था। वो इंतहा का खूबसूरत था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, बिल्कुल अफान की कॉपी बन रहा था। मैं बिल्कुल टूट कर रह गई थी। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा एकदम से मुरझा गया था। चेहरे की रंगत पीली जर्द पड़ गई थी। अफान एक दफा भी मेरे बेटे को देखने के लिए नहीं आए थे। न ही कभी उनके दिल में यह ख्याल आया था कि वो कभी जाकर मिलाए या उस बच्चे को ही देख ले। लेकिन अब मैंने भी अफान के मुतालिक सोचा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने बेटे से मोहब्बत होने लगी थी। मैं उसे तमाम दुनिया से बचाना चाहती थी। मैं खुद अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए मैंने अब्बू से इस मुतालिक बात की कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब्बू को मेरे इस वास्ते पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो तो खुश थे। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और ऐसे ही टाइम गुजरता रहा। मैंने एफएससी मुकम्मल कर ली थी
हुमैरा और अहमद भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, क्योंकि मैंने आते ही पहले दिन भाई से ये कह दिया था कि मेरी वजह से वो अपना घर बर्बाद ना करे। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था। पहले पहले तो अहमद भाई को हुमैरा पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन भाई को मैंने बहुत दफ़ा समझाया कि इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है, इसीलिए उसको कसूरवार मत ठहराएं। इसी वजह से वो समझ गए थे। फिर इतने अरसे के बाद एक दिन अचानक से अफान और हशमत अंकल हमारे घर आए। अफान मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं अपने दिल से अफान की सारी मोहब्बत निकाल चुकी थी। मैं अफान का सामना भी नहीं कर सकती थी। मुझे लगता था कि मैं अफान के काबिल नहीं, इसीलिए मेरा उससे दूर ही रहना ठीक होगा। लेकिन वो बार बार इसरार कर रहा था कि वो एक बार मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। उस दिन वो मायूस होकर अपने घर वापस लौट गया था। फिर मैंने अपनी जॉब शुरू कर ली। अब्बू ने एक छोटा सा बुटीक बना लिया था, जिससे मैं खुद ही चला रही थी। दिन ब दिन मेरा कारोबार ग्रो करने लगा। अब मैं खुश थी कि मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद कर सकती हूँ। अब ना ही मुझे अफान से कोई गर्ज था और ना ही उसकी इस बात से कि वो मेरे इस बेटे को अपनी औलाद मानने के लिए तैयार नहीं। मैं अकेली ही रहकर अपने बेटे की परवरिश करना चाहती थी और मैं एक मजबूत बहादुर औरत बन गई। इन हालात ने मुझे इस कदर मजबूत बना दिया था कि अब छोटी मोटी कोई भी आजमाइश मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। अब ना तो मैं अफान से कोई बात करना चाहती थी और ना ही उसके घर वापस जाना चाहती थी। ऐसे ही फिर कई दिन गुजर गए। एक दिन फिर हशमत अंकल और अफान दोबारा से हमारे घर आए थे। मैं आज भी अफान से नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि जाने क्यों मुझे अफान से बेहद नफरत हो गई थी। उसने मेरी किरदार कशी की, लेकिन अम्मी ने मुझे समझाया कि अफान ने जो कुछ भी किया कोई भी गैरतमंद मर्द ऐसा ही करता, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स उसको यही बता रही थी कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। लेकिन मेरा दिल ये सब कुछ मानने के लिए तैयार न था। मैं खुद अपनी आंखों से अफान की रिपोर्ट्स देख चुकी थी, लेकिन मैं ये बात जानती थी कि मेरा किरदार भी बिल्कुल साफ है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इसीलिए मैं कैसे अफान की रिपोर्ट्स को मानकर खुद को गुनहगार समझती। और अब मुझे मर्द की जरूरत भी नहीं रही थी। मैं अकेली ही रहना चाहती थी। लेकिन आज अम्मी के बार बार कहने पर कि एक दफा मैं हशमत अंकल से मिल लूं, मैं तैयार हो गई थी। तभी हशमत अंकल ने मुझे बाहर बुलाया। मैं ना चाहते हुए भी बाहर गई थी। हशमत अंकल मेरी तरफ देखते हुए बोले, भाई हमारा पोता किधर है? मैं हैरानगी से हशमत अंकल की तरफ देखने लगी और बोली, आपका कौन सा पोता? तो उन्होंने जवाब दिया, हन्नान की बात कर रहा हूँ। हन्नान अफान का बेटा है। तभी मैं अफान की तरफ देखने लगी। मैं बोली, अफान का बेटा? आप शायद भूल रहे हैं कि आपका बेटा बाप बनने के काबिल है, ना बाप कहलाने के काबिल है। तो मेहरबानी करके अपने इस नामर्द बेटे को यहां से ले जाएं। आज मैं अपने अंदर का गुबार निकालना चाहती थी। मेरे अंदर 4 साल से एक जंग चल रही थी, जिससे मैं हर दफा हार जाती थी। लेकिन आज मैं एक मजबूत औरत बन चुकी थी कि मैं जिंदगी की हकीकत को जानकर ना सिर्फ मजबूत बनी थी, बल्कि मेरी ममता की जीत हुई थी। इसीलिए मैं अफान से बोली, मुझे खुला चाहिए, क्योंकि मजीद इस रिश्ते की रुसवाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को इस मुतालिक पता चले कि एक मर्द ने अपने आप को छुपाने के लिए उसकी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। तभी अफान कुछ शर्मिंदा से हुए और मेरी तरफ बढ़े थे और बोले, हाँ हम इस वक्त हन्नान से मिलने आए हैं। मैं हैरानगी से अफान की तरफ देखने लगी और बोली, आप क्यों हन्नान से मिलना चाहते हैं? क्या रिश्ता है आपका हन्नान से? उसने जवाब दिया, बाप हूं मैं उसका। अब की बार मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तभी मैं बोली, कौन से बाप हैं आप? आपने तो आज से 5 साल पहले बाप बनने से इनकार कर दिया था, जब वो नन्हा सा वजूद अभी दुनिया में आया भी नहीं था। तब भी अफान बोला, देखो मैंने जो कुछ भी किया है गलतफहमी की बिना पर किया है। मेरा हरगिज ये इरादा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे तुम्हारी दिल आजारी हो। तभी मैं बोली, मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ, आपको मुझ पर यह एहसान करने की जरूरत नहीं है। और हन्नान सिर्फ मेरा बेटा है। अफान बोला, सिर्फ एक दफा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था। मैं बाप बन सकता हूँ और हन्नान मेरी अपनी औलाद है। मैं बहुत तड़पता हूँ उससे मिलने के लिए। मैं तंजिया मुस्कुराई और बोली, ये तड़प कितने दिन पहले शुरू हुई है, जब आपको पता चला कि अब आप बिल्कुल तन्हा रह चुके हैं। नहीं मिस्टर अफान हशमत, अब मैं आपको हन्नान से मिलने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरा बेटा है और तुम्हारा तो साया भी मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगी। इसीलिए आप अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं और कभी दोबारा ना आना। इतनी मेहरबानी कर दे मुझ पर और मेरे बेटे पर। तभी हशमत अंकल जो करीबी बैठे थे वो बोले, ये अपनी गलती पर बहुत पछता रहा है। इसका इरादा तुम पर ये इल्जाम लगाने का नहीं था, क्योंकि आज से कई साल पहले जब हम लोगों ने नई फैक्ट्री लगाई थी
उस वक्त मेरा एक चचाजाद कज़न जो कि अपनी ज़मीन का हिस्सा लेने के लिए आया था, मैंने उसे कुछ रकम दे दी थी जो कि उसका हिस्सा बनता था, क्योंकि वो हमारा सौतेला था। मेरी इतनी भारी रकम देने पर भी वो राज़ी ना हुआ। वो जानता था कि मेरा एक ही बेटा है, इसीलिए अगर उसकी ही औलाद ना हुई तो सारी जायदाद उसके पास आ जाएगी। उस वक्त मेरा पैदा नहीं हुई थी और ना ही वो जानता था। जब हनान 8 साल का था, उसका एक्सीडेंट हुआ तो मेरे उस चचाजाद को मौका मिल गया। जब अफान अस्पताल में था, मैंने उसे वहां देखा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं समझा कि शायद अपने किसी काम से आया है। मैं नहीं जानता था कि ये मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने आया है। उसने डॉक्टर को लालच देकर उससे अफान की रिपोर्ट्स बदल दी, जिससे हमें यह पता चला कि अफान कभी बाप नहीं बन सकता। और हमें भी यही लगता था जैसे डॉक्टर्स ने हमें नाउम्मीद किया था। फिर वक्तन फवक्तन हम लोग अफान की रिपोर्ट्स करवाते रहे, लेकिन वो डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर था, इसी वजह से हम लोग उस पर एतमाद करते थे। लेकिन वो बिक गया था और ये बात मैं नहीं जानता था। वो हर दफ़ा रिपोर्ट्स तब्दील कर देता था, जिसकी वजह से अफान के साथ साथ हम लोग भी इसी बात पर यकीन करते थे कि अफान कभी बाप नहीं बन सकता। फिर जैसे ही तुम प्रेग्नेंट हुई, अफान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये जो बच्चा है ये उसका है। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार ना था। इसीलिए मैं बच्चे की पैदाइश का इंतजार करना चाहता था, क्योंकि बच्चे की शक्ल खुद बता देती कि वो हमारे खानदान का है कि नहीं। फिर जब हन्नान पैदा हुआ तो मुझे यकीन हो गया था कि हन्नान हमारा खून है। लेकिन अफान को अभी भी यकीन नहीं था, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स इस बात को मानने ही नहीं देती थी। लेकिन फिर मैंने अपनी तरफ से तहकीक करवाना शुरू की और अस्पताल के ऑनर के जरिए पुराने रिकॉर्ड्स खुलवाए तो अफान की रिपोर्ट्स मिली, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि अफान बाप नहीं बन सकता। ये बात हमें तुम्हारे घर से आने के 2 दिन बाद ही पता चल गई थी। लेकिन फिर अफान बहुत शर्मिंदा था, तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए नहीं आया। लेकिन अब एहसास नदामत इसको जीने नहीं देता। ये दिन रात तड़पता है और अपनी बेटी की मोहब्बत में इसको सुकून नहीं मिलता। ये खुदकुशी करने लगा था, लेकिन मैंने समझाया कि वो एक और गुनाह कर रहा है। मैं अशवत अंकल की पूरी बात सुनकर अफान पर तरस खाने लगी, लेकिन मैंने अभी भी अंकल के साथ जाने से इनकार कर दिया था कि जैसे मैं तड़पी हूं ऐसे ही अब अफान तड़पेगा। मेरा बेटा अब 8 साल का हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी अफान के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारूं। हालांकि वो हर रोज मुझे मनाने आता है। उसकी हालत देखकर भी मुझे अब तरस नहीं आता। अब आपको मैंने अपनी कहानी सुनाई, आप मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अफान के साथ चली जाऊं या अपने बेटे की खुद परवरिश करूं? मैं आपकी राय की मुंतजिर रहूंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।